नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो अधूरे इंतजाम कहां जाए इंसान, इसमें आपका स्वागत है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये पड़ताल की है कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर क्या हालात हैं, अस्पतालों में बेड के क्या हालात हैं, ऑक्सीजन का क्या सिचुएशन है और टेस्टिंग किस तरीके से हो रही है। दुर्भाग्य से इन तीनों मोर्चे पर बुरी खबरें आ रही हैं। ना तो पर्याप्त बेड उपलब्ध हैं देश के कई शहरों में, अस्पतालों में, ना तो ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है और ना ही टेस्टिंग ठीक तरीके से हो पा रही है और टेस्टिंग के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, लंबी वेटिंग है। तो सवाल ये है कि क्या कोरोना से जंग हम बिना बेड, बिना टेस्टिंग और बिना ऑक्सीजन के जीत पाएंगे। सवाल यह है कि अचानक हेल्थ इंफ्रा के मोर्चे पर इतनी दिक्कत बढ़ क्यों गई है और तत्काल अब क्या व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बढ़ते कोरोना मामलों के बीच हम कम से कम लोगों को ठीक तरीके से स्वास्थ्य की सुविधाएं दे पाएं। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। इन तस्वीरों से आप कोरोना के संक्रमण की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। कोई हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल बेड की आस में भटक रहा है तो कोई तीमारदार ऑक्सीजन की कमी से हांफते मरीज के साथ घूम रहा है। सरकारें और अधिकारी चाहे कुछ भी कहें, इंतजाम पुख्ता होने की कितनी भी दलीलें दें, लेकिन असलियत यही है कि हालत खराब नहीं, भयावह है। दरअसल बढ़ते मामलों के बीच देश के कई राज्यों से बेड्स की भारी कमी की खबरें हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में स्थिति ज्यादा खराब है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार सरीखे राज्यों में भी स्थिति चिंताजनक है। सबसे संक्रमित राज्य महाराष्ट्र में स्थिति तो भयावह है। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे और नागपुर में 60% मामले सामने आ रहे हैं। पुणे में आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर की भारी कमी है। 13 अप्रैल तक पुणे में 1142 में से सिर्फ 23 आईसीयू बेड खाली थे। पुणे में ऑक्सीजन के साथ 10,000 आइसोलेशन में से सिर्फ 753 ही खाली थे। मुंबई की बात करें तो बीएमसी के मुताबिक कुल 1306 वेंटिलेटर बेड्स में से 1294 पर मरीज हैं, यानी सिर्फ 12 ही खाली हैं। मुंबई में आईसीयू बेड्स की संख्या 2598 है, जिसमें 2553 बेड्स भरे हुए हैं और सिर्फ 45 बेड्स ही खाली हैं। स्थिति का अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। और बेड समेत हेल्थ इंफ्रा पर दबाव की खबरें भोपाल, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु समेत देश भर के तमाम शहरों से आ रही हैं। इस बीच ऑक्सीजन को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। मुंबई के नाला सोपारा के एक अस्पताल में एक ही रात में 7 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी माना कि महाराष्ट्र ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है और केंद्र एयरफोर्स की मदद से ऑक्सीजन की आपूर्ति तुरंत करे। उधर इलाज में मददगार रेमडेसिविर की कालाबाजारी की खबरों के बाद केंद्र सरकार रेमडेसिविर के निर्यात पर रोक लगा चुकी है। आलम यह है कि केंद्र सरकार ने डॉक्टर्स को सोच समझकर रेमडेसिविर के इस्तेमाल की सलाह दी है। नीति आयोग ने भी साफ कहा है कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल सिर्फ हॉस्पिटल्स में किया जाना चाहिए। लोगों को घर पर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेड और दवा की किल्लत के साथ ही कई राज्यों में लोगों का कोरोना टेस्ट भी नहीं हो पा रहा है। जहां हो भी रहा है वहां रिपोर्ट 3 से 4 दिन में आ रही है। और टेस्ट, बेड, ऑक्सीजन की कमी के बाद जब लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं तो असली दिल दहला देने वाला मंजर शमशान घाटों से नजर आ रहा है, जहां शवों को जलाने तक का नंबर नहीं आ रहा। ये बातें एक आम आदमी को जरूर डरा रही होंगी, लेकिन डर से ज्यादा बड़ी जरूरत इस वक्त सबक लेने की है। सबक सरकारों को भी लेना है और आम लोगों को भी। सरकार संसाधनों को बढ़ाने पर काम करे और आम आदमी ईमानदारी से कोविड नियमों का पालन करे तो कोरोना के खिलाफ जंग की यह भयावहता जरूर कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी ये रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के हालात इस वक्त अस्पतालों के क्या हैं और कोरोना के इलाज के मोर्चे पर किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। आज इस चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जयेश लेले, सेक्रेटरी जनरल आईएमए के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। हमारे साथ डॉक्टर राहुल घुले हैं, फाउंडर हैं 1 रुपी क्लिनिक के। डॉक्टर अभिनव गुलियानी हैं, सर गंगाराम हॉस्पिटल के। और साथ ही डॉक्टर गिरधर ज्ञानी हैं, डायरेक्टर जनरल एएचपीआई के,
एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर जयेश लेले जी आपसे होगा, चूंकि आप देश भर के डॉक्टरों के संगठन की नुमाइंदगी करते हैं और जो हालात हैं इस वक्त, जो हमने रिपोर्ट के जरिए दिखाई हैं और जो मैं इस वक्त देख पा रहा हूं अलग अलग अखबारों में, अलग अलग सोर्सेज से, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं सर। दिल दहलाने वाली रिपोर्ट्स आ रही हैं। रांची में एक व्यक्ति को 5 घंटे में 10 अस्पतालों के चक्कर लगाने के बावजूद वहां पर कोई बेड नहीं मिला, तो उन्हें 125 किलोमीटर दूर जमशेदपुर जाना पड़ा। छिंदवाड़ा में एक महिला को अपने पति के लिए बेड चाहिए था, वहां पर बेड नहीं मिल पाया, 350 किलोमीटर दूर भोपाल आना पड़ा। पुणे में ज्यादातर अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है। ठाणे और नागपुर में ऐसी खबरें आ रही हैं कि दूसरे पेशेंट को भर्ती करने के लिए जो पहले से एडमिट पेशेंट हैं उन्हें ठीक होने से पहले डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है। अहमदाबाद में अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस की लंबी कतारें खड़ी हैं सर। क्या रिएक्शन है सर आपका, और आप लोगों के पास क्या इनपुट आ रहे हैं हेल्थ इंफ्रा को लेकर? क्या बेकाबू हालात हेल्थ के मोर्चे पर भी हो रहे हैं, सिर्फ कोरोना के मोर्चे पर नहीं? नमस्कार, मैं आपका मत से पूर्ण सहमत हूं। और आज के तारीख में आप जैसे बताया कि 1,84,000 जिससे केसेस हो गए हैं, जो कि लास्ट ईयर जो जुलाई अगस्त में 90,000 तक गया था, उससे आज ये डबल हो गया है। और उसके बाद में पेशेंट लोग कम जरूर हो गए थे, लेकिन आज इतने जो बढ़ गए हैं और उतना बढ़ने का जो टाइम था वो लास्ट 1-1.5 महीने में इतने बढ़ गए हैं। और गवर्नमेंट वो बढ़ने के केसेस के साथ में कोप अप नहीं हो सकी है। इसके लिए दोनों चीज, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो शंका बताती आई थी कि हॉस्पिटल बेड जो बंद कर दिए थे, नर्सिंग होम बंद कर दिए थे, नॉर्मल बेड में कन्वर्ट कर दिए थे, उसको अभी वापस खोल दिया गया है। लेकिन उससे भी जास्ती डबल हॉस्पिटल हमको खोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। आज के तारीख में जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई में वेंटिलेटर का शॉर्टेज है, जल्दी से मिल नहीं रहा है, पेशेंट को बहुत भागना पड़ रहा है, ऑक्सीजन बेड भी जल्दी से मिल नहीं रहा है। और जैसे आज केसेस जो बोल रहे हैं, क्योंकि आज अपॉइंटमेंट आरटीपीसीआर करने को भी 2 दिन का अपॉइंटमेंट लगता है, और रिपोर्ट आने को 2 दिन लगता है, तो 4 या 5 दिन तो उसको मालूम पड़ने में ही लग जाता है कि उसमें उसको कोविड है क्या नहीं है। तो इतनी जो लेट हो जाता है, उसके अंदर वो और 10 जन को मरीज लोगों को तैयार हो देता है, क्योंकि वो आइसोलेशन नहीं मानता है। और उसी के साथ में जैसे शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन है, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स और मैन पावर। आज नर्सेस का भारी प्रमाण से आज शॉर्टेज हो गया है, डॉक्टरों को भी भारी प्रमाण से शॉर्टेज हो गया है। तो इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हम लोग ऑक्सीजन बाहर स्टेट से लेके आएंगे, डॉक्टरों को वापस लाने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। लेकिन आज के तारीख में मैं ऐसे समझता हूँ कि परिस्थिति बहुत ही गंभीर है, और इसी तरह से अभी हमको कुछ न कुछ करके ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन और बाकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज जो होनी चाहिए वो बहुत स्तर पर बढ़ा देनी चाहिए, नहीं तो पेशेंट को बहुत नुकसान होने वाला है। और जैसे डेथ रेट भी बढ़ गया है, तो ये जो बातें हैं इसके ऊपर हमको ध्यान में रखते हैं क्विक डिसीजन गवर्नमेंट करेगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मतलब आपने भी इस बात को माना कि हाँ हालात वाकई बहुत नाजुक हैं, चिंताजनक हैं और इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिए जाने की जरूरत है। लेकिन अब डॉक्टर गिरधर ज्ञानी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को लेकर काम कर रहे हैं लंबे समय से, और आपकी बेसिक थीम यही है कि बेसिक हेल्थ सर्विस लोगों को इंश्योर किया जाए, मुहैया कराया जाए। उस दिशा में हालात बहुत खराब है, इस पर कोई डिसएग्री नहीं करेंगे। लेकिन अब आप ये बताएं कि क्योंकि रातों रात तो अस्पताल बनेंगे नहीं, तो अब आप ये बताएं कि ऐसे हालात में तत्काल प्रभाव से बेसिक हेल्थ सर्विस को इंश्योर करने के लिए लोगों को ठीक ठाक इलाज मिल जाए, कोरोना का अगर कोई मरीज अस्पताल जाता है, उसके लिए तत्काल प्रभाव से क्या करने की जरूरत है और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, किस मोर्चे पर काम करने की जरूरत है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि मार्च अप्रैल में ये जो नया स्ट्रेन हमारे यहाँ आया है, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था, न तो गवर्नमेंट को था न हमारे अस्पतालों को था कि ये इतना भयंकर रूप ले लेगा, नया स्ट्रेन या नया म्यूटेंट्स जिनको हम कहते हैं। अब मेरे तरफ से सिंपल सा एक सुझाव ये है कि नंबर ऑफ बेड्स तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन एक अस्पताल जिसके पास 200 बेड है, वो 200 बेड एडिशनल क्रिएट कर सकता है होम हेल्थ के थ्रू। मेरा सजेशन ये है कि हर एक हॉस्पिटल को जब उसके पास मरीज आता है
अगर हम प्रीमिनरी एग्जामिनेशन करके उसको कहें आप घर में ही रहो, आपके साथ हर एक दिन डॉक्टर आपसे बात करेगा और ज़रूरत पड़ी तो 2 दिन में कोई स्टाफ या तो नर्स होगी आपके पास आके आपके क्रिटिकल पैरामीटर्स को हम मॉनिटर करेंगे। मेरे ख्याल से ये एक सबसे अच्छा उपाय हो सकता है कि हम उनको घर पे रख के ही ट्रीट करें जब तक कि उनकी ऑक्सीजन लेवल कम ना हो जाए। इस समय क्या हो रहा है, बहुत इस समय पैनिक हो गया है। इस समय पेशेंट इमीडिएटली भाग रहा है अस्पताल की तरफ और वो फिलहाल एडमिट हो जाता है और उसको कई बार उसकी ज़रूरत नहीं भी होती है। तो एक तो ये होम हेल्थ केयर वाला सजेशन है। दूसरा, हमने जो शामियानों के अंदर, स्टेडियम के अंदर जो हमने क्रिएट किए थे फैसिलिटी, बॉम्बे में की थी, दिल्ली में भी की थी, वो यूटिलाइज नहीं हुई, इसको हमने डिसमेंटल कर दिया, उसको हम तुरंत वापस ले आए। लेकिन जो डॉक्टर लेले आपको बता रहे थे, इस समय ऑलरेडी हमारे पास डॉक्टर्स की इतनी शॉर्टेज है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आर्मी के डॉक्टर्स को हम बुलाएं, रिटायर्ड डॉक्टर्स को हम बुलाएं और संस्थाओं के जो डॉक्टर्स हैं उनको बुला के हम शामियाना के अंदर, स्टेडियम के अंदर और धर्म स्थलों के अंदर जितनी भी जगह है वहां पे हम पेशेंट को रखें, उनकी निगरानी करें। जहां तक दवाई का सवाल है, ये थोड़ा सा पैनिक मचा हुआ है। रेमडेसिविर जो है हर एक को नहीं देनी है, लेकिन समहाउ यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है और हम ओवर सेव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मरीज को जरूरत है या नहीं, लेकिन वो हम इंजेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो कंट्रोल हो जाएगा। तो मेरी तरफ से ये छोटे 2 सुझाव हैं। जी जी जी, ओके, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और इसके ऊपर तुरंत काम करने की जरूरत है। बहुत लंबा इंतजार करना अब ठीक नहीं होगा और उसके लिए वक्त भी नहीं है क्योंकि हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। अब आप देखिए कि 1,84,000 से ज्यादा मामले आए हैं और इस रफ्तार से आंकड़े बढ़ रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि कल क्या नंबर आएंगे। इतनी तेजी से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब डॉक्टर राहुल घुले जी, मैं आपके पास आता हूं सर, चूंकि आप मुंबई में काम करते हैं डिटेल में ग्राउंड पे, आप जरा बताएं सर, क्योंकि महाराष्ट्र में नंबर सबसे ज्यादा हैं और मुंबई के हालात भी बहुत खराब हैं। मुंबई को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, खबर आ रही हैं। एक रिपोर्ट आई कि नाला सोपारा में 7 लोगों की जान चली गई अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से। बोरीवली के एक अस्पताल में यह खबर आई कि पेशेंट को फोर्स किया गया कि आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, और जब वो डिस्चार्ज हुए, जब तक दूसरे अस्पताल में जाते तब तक उनकी डेथ हो गई। मतलब आप बताइए कि सिचुएशन किस लेवल तक पहुंच चुका है, क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे? क्या मुंबई में वाकई अभी दिक्कत बहुत है या आपको लगता है कि पैनिक ज्यादा हो गया है? क्या सिचुएशन है, आप जरा डिटेल में बताएं तो। देखिए, मुंबई में और एमएमआर रीजन में, जैसे आपने सुना है कि नाला सोपारा में हुआ है, बोरीवली में हुआ है, बहुत बुरी हालत है क्योंकि अभी तक इंजेक्शन्स और बेड की कमी थी। अभी 2-3 दिन से ऑक्सीजन की कमी बहुत बड़ी समस्या बन गई है। शायद आपको अगले कुछ दिनों में देखेंगे कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मेरे हिसाब से 20 से 25% प्राइवेट हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ पे। बहुत बड़ी चुनौती है और हम रातों रात कोई संसाधन तैयार नहीं कर सकते। तो सरकार ने, मुझे लगता है कि पिछले 2-3 महीने का जो समय मिला था उसी में ये सारे प्रिपरेशंस करने चाहिए थे। हालांकि लोगों का भी बहुत बड़ी लापरवाही है कि लोगों ने मास्क नहीं यूज़ किए, बहुत सारे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं यूज़ किए, तो उनकी वजह से जो ये फैल गया है ये किसी दूसरे लोगों को भुगताना पड़ रहा है। और आज मैं आपको बताऊँ, बॉम्बे में बेड्स नहीं है, पेशेंट भागता है बेड के लिए 1-2 दिन। पहले तो RT-PCR से शुरुआत होती है, टेस्ट के लिए 2 दिन नंबर लगाओ, फिर 5 दिन के बाद रिपोर्ट आओ। उसी दौरान पेशेंट की तबीयत हालत ख़राब हो जाती है। एडमिट होने के लिए कहीं बेड मिल जाए तो इंजेक्शन नहीं है। अभी तो अगर इंजेक्शन मिलता है तो अभी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसको। तो ये बहुत बड़ी समस्या, चुनौती सरकार के सामने है और मैं तो उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता कि आगे के क्या होगा इसका। ठीक है, ये देखिए, ये आपने बहुत चौंकाने वाली बात कही है कि ये बात ठीक है कि ठीक है, लोगों ने भी लापरवाही की और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ साथ क्या ये सरकारों की लापरवाही नहीं है क्या? क्योंकि जब आपको बीच में वक्त मिला, जब कोरोना के नंबर कम हो गए थे, तब आपने हेल्थ इंफ्रा के मोर्चे पर क्या किया? तब आपने ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों नहीं बढ़ाई? और महाराष्ट्र का सिचुएशन आप देख लें, महाराष्ट्र में 1250 मीट्रिक टन का उत्पादन है ऑक्सीजन का, और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगले ही कुछ दिनों में जो डिमांड है वो 1500 मीट्रिक टन तक चली जाएगी। तो मतलब 250 टन का शॉर्टेज आगे दिख रहा है साफ साफ। इसके लिए आपने कुछ नहीं किया अब तक। तो मैं अब आप अभिनव गुलियानी जी, आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं। ये तो अस्पतालों की बात हो गई, ऑक्सीजन की बात होगी, क्या किल्लत है, टेस्टिंग के मोर्चे पर बताइए हो क्या रहा है? कल हमने एक बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी
और हमारे जो रिपोर्टर हैं अनुराग शाह ने, उन्होंने एक रिपोर्ट के जरिए बताया कि जो बड़े बड़े लैब चेन हैं वहां पर 3 से 4 दिन का वेटिंग मिल रहा है। अब बताइए, किसी को आज सिम्टम दिख रहा है, 4 दिन बाद उनका टेस्ट होगा, 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, 7 दिन में अगर वो व्यक्ति खुद को प्रिकॉशन नहीं लिया, आइसोलेट नहीं किया, तो वो कितने लोगों को फैला सकता है। तो सर, अगर टेस्टिंग के मोर्चे पर यही हालात रहे तो क्या फायदा होगा लॉकडाउन लगाने का, क्या फायदा होगा पाबंदियां लगाने का? इसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? टेस्टिंग के मोर्चे पर जो दिक्कतें हैं वो कैसे ठीक हो पाएंगी? गुलियानी जी। देखिए, नमस्कार। मेरे हिसाब से जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग काफ़ी जगह पे हो रही है और ऐसा नहीं है कि हर जगह इतना वेटिंग चल रहा है। बहुत सारे लैब्स हैं जिनके अंदर टेस्टिंग हो रही है। रैपिड एंटीजन किट्स हैं जो दिल्ली का स्टेटस है। दिल्ली से बाहर स्थिति और दिक्कत वाली भी है, लेकिन ये हमारे को सबको समझना चाहिए। आज की तारीख के अंदर अगर किसी को बुखार है तो उसको ये समझ के चलना है कि भाई ये कोविड होने के चांसेस 90% से ज़्यादा हैं। तो जैसे ही बुखार आए, ये चीज़ हमारे को पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि जिस को बुखार है वो अपने आप को पहले ही आइसोलेट कर ले। वो इंतज़ार ना करे कि भाई इससे पहले कि मेरी टेस्ट रिपोर्ट आए और मैं अब बाकियों को फैलाऊं, उसको अपने आप को तुरंत आइसोलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो वायरस है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है। एक बंदा करीबन अगर पहले वाला जो था 2 से 3 लोगों को फैलाता था, तो ये 4 से 5 लोगों को फैलाएगा। इतनी इसकी क्षमता जो है फैलाने की ज़्यादा है। तो हमारे को ये एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, जब तक कि साथ साथ में ये रिसोर्सेज बनेंगे, क्योंकि टेस्टिंग की किट्स और टेस्टिंग के लिए जो रिएजेंट्स वगैरह हैं वो पहले से तो बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी उसका जो शॉर्टेज है वो मतलब आएगा ही आएगा। अगर इतने सारे पेशेंट्स होंगे तो कोई भी सिस्टम जो है उसके अंदर इसकी दिक्कत आनी ही है। तो हमारे को भी ये समझना है कि जो लोग, जिनको हल्का बुखार है, वो लोग वेट भी कर सकते हैं। जिन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है या सांस फूल रही है, उनको प्रायोरिटी पे टेस्ट किया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग जिनको बीमारियां हैं या जो वृद्ध हैं, उनकी टेस्टिंग थोड़ी जल्दी करी जाए। और साथ साथ में जो लोग जिसको भी बुखार है वो अपने आप को आइसोलेट कर ले, मास्क अच्छे से पहने। हमारे को खुद भी ये चीज़ कर लेनी चाहिए कि बाहर कम निकलें हम लोग। अगर लॉकडाउन नहीं लग रहा है या पब्लिक गैदरिंग्स के ऊपर रोक नहीं लग रही है, तो वो चीज़ हमारे को अपने आप से करनी होगी, नहीं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैलेगी। एग्जैक्टली। ये बहुत ज़रूरी सुझाव हैं। और हमारा मकसद आज का ये कार्यक्रम करने का सिर्फ सरकार की कमियां गिनाना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो ताज़ा हालात हैं देश में इस वक्त, जो ग्राउंड रियलिटी हैं, वो हम आप तक पहुंचाएं, ताकि हम और आप ये समझ पाएं कि कोरोना को लेकर हालात इस वक्त हैं क्या। इसको बिल्कुल हल्के में अगर आप लेंगे तो हालात और ख़राब होंगे, और इसलिए हम आपको आगाह कर रहे हैं। पैनिक नहीं करना है, लेकिन आपको सतर्क रहना है। और जो बात डॉक्टर गुलियानी जी ने कही बहुत ज़रूरी है। आप अस्पताल जाएंगे, अस्पताल में आपको अलग अलग तरह की खामियां दिखेंगी, बेड नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, लेकिन आप वो उस मोर्चे पर तो जूझना ही है। लेकिन आप खुद अपने आप को क्या कर सकते हैं? और जब जो बात इन्होंने कही कि अगर आपको कोई भी सिम्टम दिखता है तो तत्काल आप ये मान के चलें कि हाँ, आपको कोरोना हो सकता है, और आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। हमारे साथ चारों खास मेहमान बने हुए हैं आपको बताने के लिए डिटेल में कि इस वक्त कोरोना के इलाज के मोर्चे पर किस तरह की चुनौतियां सामने आई हैं। डॉक्टर जयेश लेले जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऑक्सीजन की बात बहुत हो रही है, बहुत सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है और लोगों को ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है, और कहीं कहीं पर अगर है भी तो वहां पर अब ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई है। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने को लेकर के अभी क्या हालात हैं, कितनी जल्दी ये सप्लाई बढ़ सकती है, हमारी कैपेसिटी कितनी है, इसको अगर जरा डिटेल में आप समझा पाए तो। कल ही ऑक्सीजन के बारे में महाराष्ट्र में अच्छी तरह से चर्चा हो गई। महाराष्ट्र के आजू बाजू के और महाराष्ट्र के जितने भी ऑक्सीजन के प्लांट्स है, वो ऑक्सीजन के प्लांट्स में से कितना सप्लाई हो सकता है, ये इसके बारे में पूरी चर्चा हो गई। और उसी के टाइम पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी को रिक्वेस्ट किया है कि बाहर गांव के स्टेट से, जैसे बंगाल है या थोड़ा सा लंबा, जैसे वहां से ऑक्सीजन यहाँ लाने के लिए परमिशन दी जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत लंबा अरसा रहेगा, और ऑक्सीजन पूरा वहां से सिलेंडर लाना ये कोई आसान काम नहीं है। लोगों को इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है अभी फिलहाल प्रोडक्शन बहुत कम कर दिया है महाराष्ट्र में, और ताकि जो ह्यूमन कंज्यूमेबल जो ऑक्सीजन जरूरी है उसका प्रोडक्शन 8-10 दिन से बहुत बढ़ गया है। तो इसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में तो गवर्नमेंट ने आज इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेके ऑक्सीजन मिलने के लिए आसानी हो जाएगी ऐसा दिख रहा है मुझे। पर इवन देन वो बहुत थोड़ा सा कम हो जाएगा ऐसा मेरा अंदाज है, क्योंकि
लोगों को जरा सा भी ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाता है तो उन लोगों को ऑक्सीजन जरूर पड़ता है और पेशेंट को ऑक्सीजन देना पड़ता है, और हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट होगा उसको ऑक्सीजन नहीं देंगे तो अननेसेसरली प्रॉब्लम हो सकता है। ऑक्सीजन जब भी देना जरूर पड़ता है तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होना चाहिए, और छोटे छोटे नर्सिंग होम्स में ऑक्सीजन का सप्लाई डे टू डे बेसिस के ऊपर नहीं हो रहा है। इसके बारे में हमारी एफडीए के साथ में भी चर्चा हो गई मुंबई में, और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इसमें उन लोग दखल देंगे और अच्छी तरह से ऑक्सीजन का सप्लाई मेंटेन करने के लिए हेल्प करेंगे, ऐसा कहा गया है। वो 1 हफ्ते में ऑक्सीजन की परिस्थिति सुधर जाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, तो आप कह रहे हैं कि उम्मीद है कि 1 हफ्ते में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सुधरने की उम्मीद है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये हालात ठीक हों ताकि लोगों को इस तरह की दिक्कतें ना आए। लेकिन राहुल खुले जी, चूंकि आप लगातार इस मोर्चे पर काम भी कर रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, आपने भी कहा कि महाराष्ट्र में और मुंबई में भी हालत बहुत नाजुक है ऑक्सीजन को लेकर, बेड को लेकर, वेंटिलेटर को लेकर। अल्टरनेटिव कोई ऑप्शन है क्या सर? अगर मान लीजिए कोई अस्पताल जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, क्या मतलब ठीक है अस्पताल की तरफ से इंतजाम किए जाएंगे, सरकारें करेंगी, लेकिन अपने लेवल पर क्या कुछ करना चाहिए और इसका कोई अल्टरनेट अवेलेबल है क्या कि कुछ मदद मिल जाए दूसरी तरफ से? क्योंकि कोविड पेशेंट्स के लिए जो एडमिट पेशेंट्स हो रहे वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, और बिना ऑक्सीजन के कोई भी अस्पताल पूरे दुनिया में नहीं चल सकता। तो इसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, रेमडेसिविर हम थोड़ा कम यूज़ करेंगे, जो ज़रूरी है उसके यूज़ कर सकते, मगर जो बेसिक थिंग है आपको मैं बताऊँ, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा 900 बेड का हॉस्पिटल रेडी है, ठाणे रूरल हॉस्पिटल, 2-4 दिन से वो रेडी पड़ा है, मगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं आए इसलिए हम शुरू नहीं कर पा रहे। उसमें 85 आईसीयू बेड है और 800 के आसपास O2 बेड है, मगर खाली ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम लोग आज उसको शुरू नहीं कर पा रहे। तो आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता है कोविड पेशेंट्स के लिए, और इसके लिए कोई अल्टरनेटिव अभी तक तो नहीं है। ओके, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब अस्पताल रेडी है लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां पर ऑपरेशन शुरू नहीं हो पा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आप बताइए कि अभी अस्पतालों की कितनी ज़रूरत है, और ऐसे में अगर कोई अस्पताल रेडी है फुल फ्लेज और सिर्फ ऑक्सीजन वहां उपलब्ध नहीं है तो इसको लेकर चिंताएं किस तरह से बढ़ सकती हैं। अब अभिनव गुलियानी जी, मैं आपसे एक बात सर ये समझना चाहता हूं कि जो हालात हैं अभी, इसको आप, क्योंकि अभी आप देखिए कि 13.5 लाख के आसपास अभी एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। ये तो अच्छी बात है कि हमारी रिकवरी रेट ठीक है, जिस तरह के मरीज आ रहे हैं उसके मुकाबले लोग ठीक भी हो जा रहे हैं, घरों में ठीक हो रहे हैं। लेकिन अगर मतलब आपके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के मोर्चे पर तत्काल किस तरह का इंटरवेंशन होना चाहिए, किस तरह के कदम तत्काल उठाने की जरूरत है ताकि अगर हालात आगे कुछ और बिगड़ते हैं तो उसको हम टैकल कर पाएं? आप लोग ग्राउंड पर क्या फील कर रहे हैं, क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, मेरे विचार के अंदर हमारे को जो इसका स्प्रेड है वायरस का, उसकी रोकथाम करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये वायरस एक दूसरे को फैलता रहेगा केसेस और बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे, और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओवरवेलम होएगा। तो उसके लिए हमारे को अगर किसी प्रकार का एक सेमी लॉकडाउन या लॉकडाउन जैसा हो कि जिसमें लोग स्प्रेड ना कर पाएँ, उसको या किसी तरीके का वो करें। दूसरा, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाएं कि इसके अंदर हमारे को पैनिक नहीं करना है। जो लोग हल्के बीमार हैं वो घर पे रह के भी अपने आप ठीक हो सकते हैं, ये एक वायरल बीमारी की तरह ही है। और जो लोकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो PHC लेवल के जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हमारे को थोड़ा एक्टिवेट रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन लेवल की मॉनिटरिंग वहाँ पे हो कि जिसको ज़रूरत हो वही बंदा हॉस्पिटल तक पहुँचे, कि जो टर्शरी हॉस्पिटल है या जो बड़े हॉस्पिटल है वहाँ तक वही लोग पहुँचे जिनको वाकई में उसकी ज़रूरत है। दूसरा, दवाइयाँ जैसे कि जो स्टेरॉइड की दवाइयाँ जिन लोगों को ज़रूरत है, जो वो हमारे को दूर तक भी अवेलेबल करानी चाहिए, जिससे कि ये चीज़ कर सके। जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है वो करें। भाई, ये एज अ डॉक्टर मैं आपको सिर्फ एक मेडिकल सुझाव ही दे सकता हूँ। जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है, ये तो मेरे विचार में कोई और बंदा जो इसके ज़्यादा काबिल रहेगा वो तो सरकारों को लेना पड़ेगा। लेकिन हमारा नहीं, ठीक बात है, बट मेरे विचार में हमारे को के जो सुझाव हैं वो ज़्यादा अहम है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपने दिए हैं और उसको फॉलो करना चाहिए पक्के तौर पर। अब गिरधर ज्ञानी जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा, क्योंकि हमने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हालात देख लिए हैं कि क्या हालात हैं, और सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, देश के कई इलाकों में हालात बहुत ख़राब हैं।
अस्पतालों को लेकर के, इलाज को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर, वेंटिलेटर को लेकर आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? जो लोग कोरोना के मोर्चे पर बहुत लापरवाही बरत रहे हैं, जो इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि अगर अस्पताल जाने की नौबत आती है तो हालात और खराब हो सकते हैं। क्या सुझाव देंगे सर आप? देखिए, इस समय एक ये जो थ्योरी आई है कि ये सरफेस के थ्रू स्प्रेड नहीं होता है, कि किसी को छूने से वो नहीं होता है। लकीली एक बहुत अच्छी बात सामने आई है, सिर्फ ये आपको एयर के थ्रू जाता है। इसका मतलब सिर्फ मास्क, आपका अच्छा मास्क होना चाहिए बिल्कुल, और वो नाक से मुंह तक पूरा कवर होना चाहिए। अभी आई थिंक लोगों में डर फिर से बैठना शुरू हो गया। मैं चाहूंगा कि ये डर बना रहे, ये डर की वजह से ही, और मास्क इसका सबसे अच्छा उपाय है। दूसरा मैं कहूंगा कि अभी हमने सरकारों को सबसे ये कह रहे हैं हम लोग कि आप इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन फिलहाल बंद कर दें। जो इंडस्ट्री रिलेटेड ऑक्सीजन है उसको वहां पे इंडस्ट्री हमारी थोड़ी सफर करेंगी, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें जान बचानी है, तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के बंद करके उसको मेडिकल ऑक्सीजन की तरफ हम इसको लेके आ जाएं। तीसरी चीज जो मैंने कही है कि जो पहले हमने कोविड में सीखा था कि होम क्वारंटाइन, उसके बाद कोविड केयर सेंटर, उसके बाद अस्पताल, उसके बाद आईसीयू, ये चारों श्रेणियों में हम वापस उसको फॉलो करना शुरू करें। और लास्ट चीज मैं कहूंगा सरकारों को कि ये इस समय जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, मैं ये देख रहा हूं कि हर हॉस्पिटल, हर एक डॉक्टर में प्रोटोकॉल अलग अलग फॉलो किए जा रहे हैं। कई जगह मैंने देखा है कि वो मतलब रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है तो वो वहां पे दिया जा रहा है, और तो इसको मतलब स्टैंडर्डाइज करना है, हमें डॉक्टर्स को बताना है कि ये तरीके से प्रोटोकॉल करना है, बहुत जरूरी है। ये मैं कह रहा हूँ, सुझाव बहुत जरूरी है ये। राइट, बिल्कुल, एक तरह का प्रोटोकॉल होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। पैनिक में आकर अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट ना हो, इससे रिसोर्सेज भी खराब होते हैं और ट्रीटमेंट भी ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिनव गुलियानी जी, डॉक्टर गिरधर ज्ञानी जी, डॉक्टर जयेश लेले जी और डॉक्टर राहुल घुले जी, आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि हालात क्या हैं, आपको कैसे सावधान रहना है। हमारा मकसद भी आपको सिर्फ ये बताना है कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है और क्यों हमें आपको कोरोना से अभी बच के रहना है। बचना हमारे आपके लिए सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आप कोरोना के शिकार ना हो। अगर आप कोरोना के शिकार होते हैं तो आपको कोरोना के साथ साथ अस्पतालों से भी लड़ना होगा, देश के मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था से भी लड़ना होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें और कोरोना से हर संभव बचने का पूरा प्रयास करें।